का स्वागत है। खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर मेहमान आज जो मेरे साथ है वो बेहद खास है। आमतौर पर आप इक्विटी गुरुकुल में उन मेहमान रहकर लंबे समय में बहुत पैसा बनाया भी है और बनाने के गुर जानते भी हैं और वो आपको सिखाए भी। लेकिन आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान है जो न सिर्फ 25-30 साल तक बाजार में रहकर अच्छे लंबे समय के लिए बाजार को देख चुके हैं, लेकिन अगर आप उनसे ना 20-25 दिन या 20-25 हफ्तों का बाजार पूछेंगे तब भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस से बताएंगे। आप चाहे इलिक्विड एमएनसी शेयर हों, बड़े लार्ज कैप शेयर हों, हज़ारों रुपए के दाम वाले शेयर हों, उनके बारे में पूछें या फिर 10-20 रुपए वाले स्मॉल और मिड कैप शेयरों के बारे में पूछें, उनकी पकड़ उतनी ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, जब इक्विटी गुरुकुल आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स उनसे सबसे ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि बस ये है वो गुरु जो हमारे लिए बने हैं। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन साहब, आईएफएल सिक्योरिटीज से। वसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इक्विटी गुरुकुल, ये शो हमने शुरू इसीलिए किया है कि जो लोग बाज़ार में 25-30-40 साल बिता चुके हैं, जो कुछ सीखा है, ये आपकी एक तरह से सीएसआर एक्टिविटी है सर। आपको वापस है ना देश को देना है। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि ये आपकी 30 साल की जो यात्रा रही, इसमें सबसे बड़ी सीख बाज़ार से क्या मिली आपको? थैंक यू अनिल जी, आपने अपनी इस प्रोग्राम पे बुलाया और इतने आपके डिस्टिंग्विश गेस्ट्स हैं तो मैं उनके मुकाबले नहीं हूँ, लेकिन आपने सही कहा, हमारा मन और मस्तिष्क सब इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल के लिए। तो देखिए 32 साल हो गए मुझे शेयर बाज़ार में और मैंने शुरुआत से ही शेयर बाज़ार करना था। और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने पहले ही सोच रखा था शेयर बाजार और आज भी वही है। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया आपको शेयर बाजार? सो इट केम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड और मेरे फादर ग्रैंडफादर सबका उसी तरफ रुझान था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था और मुझे नंबर्स की अच्छी थी और धीरे धीरे मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के स्टॉक मार्केट में गया, जबकि वहाँ चिल्लाने का योग होता था, 12 से 2.5 ट्रेडिंग होती थी और वहाँ की जो नुआंसेस हैं वो सब सीखी और कई बारी अपने हाथ जलाए एज ए ट्रेडर या एज ए स्पेकुलेटर, जो आपको हर उम्र में आता है। तो नसीहत सबसे बड़ी ये है कि नेवर मिक्स योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अच्छा। और ट्रेडर को हमेशा अपने आप को हेज करके चलना चाहिए, जो मैं कई बारी कहता हूँ। हमने काफी बारी उसमें गलती खाई है, इसलिए बाल सफेद हैं और लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपको 30-35 साल की जर्नी करनी है तो यू ऑलवेज हैव टू बी इन द मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और बनने रहने के लिए आपको ये चेष्टा करनी है कि कभी आपको लीवरेज और बाकी जो मार्केट में ल्योर करने वाली जो वो एक मॉडरेशन में हो। उस कारण से लॉन्गर टर्म वेल्थ जैसी कोई चीज नहीं है। अब ये प्लानिंग से नहीं होता अनिल जी, ये डिफॉल्ट से होता है। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, पहले अपने आप को पहचानिए। बसीन साहब कह रहे हैं आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में मत बदलिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग पोजीशन में ट्रेड मत कीजिए। पहला गुरु मंत्र आपको ये मिला है। अब आप ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी बात, डिफॉल्ट से पैसा बनता है, वो कैसे? डिफॉल्ट से इस कारण से कि अगर आप शेयर को लेके रखें और उसको रोज उस तरह से ट्रैक ना करें, अगर वो ब्लू चिप है और अपना मोमेंटम कर रहा है, आप में कन्विक्शन है, जैसे सबसे बड़े गुरु वॉरेन बफेट ने कहा, यू बाय द बिजनेस। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट लगते हैं, मैं शेयरली मार्केट कैप ट्रैक करता हूं और वो लगता है कि मार्केट कैप एक टाइम बहुत ग्रो करेगा, तो आप इंसेप्शन में कभी नहीं पकड़ सकेंगे। बट जब वो ग्रोथ पैटर्न पे आए, इफ यू स्टे इन द कोर्स देन ओनली यू विल। आपको पता है जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, विनर्स को बेच देते हैं और लूजर्स को रखते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उसमें से। तो जैसे मैंने कई बारी आपके साथ टिप्पणी की है, हनीवेल की क्या स्टोरी थी या हैवेल्स की क्या स्टोरी थी, या कई ऐसे शेयर हैं जो हमने जिसमें निवेश किया और वो डिफॉल्ट से बनते रहे। मैं छोटा सा शेयर आपको बताता हूँ, जेके सीमेंट, जो आज जेके लक्ष्मी सीमेंट है, उसका नाम था स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स। अच्छा। और वो 8 रुपए का भाव था और कोई पूछने वाला नहीं था, इट वाज ऑन द हाउस। लेकिन स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स का उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, पेपर कंपनी से वो सीमेंट में आ गया और वो 8 रुपए का शेयर करते करते अगर आपने 25 साल रखा है तो उसका आज 4 टाइम्स मैंने स्प्लिट होके उसका भाव 2,500 रुपए हो चुका है। क्या बात है। तो 8 रुपए वाला 2,500। 8 रुपए वाला 2,500। तो आप सोच सकते हैं
कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस। डिफॉल्ट से जो ओनरशिप है वही है। हजार कारण है मंदी के और नेगेटिविटी के, लेकिन एक ही कारण है पैसे बनाने का, ओनरशिप। और ओनरशिप का मतलब आपको साइकिल्स के गुजरना है, ये एक दिन का नहीं है, ये तो 30-30 साल लग जाते हैं वेल्थ क्रिएट करने के, और वो भी कई बारी आपको चेष्टा नहीं होती कि गलत है सही है, बट यू हैव टू बी इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टेड रहे, बाजार से बाहर निकल के तो खेल खत्म। सर अगर आप इंडिया की स्टोरी को यही समझते हैं, मैं आपको पहले भी कहा, जैसे आपने कल आपसे मजाक में कहा कि 1983 में अगर आप मारुति लेने जाते तो 63,000 रुपए आपको लग रही थी, और आप सोचते रहते 63,000 कहाँ से गूं। आज आप 80,000 का आईफोन 1 मिनट में लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। करेक्ट। अब आप मार्केट कैप देखो आईफोन की कहाँ हो गई है, या वो 63,000 वाली मारुति। सो इस कारण से हम कई बारी वी ऑलवेज थिंक के घुसे ना घुसे, देयर इज नो सच थिंग एज टाइमिंग द मार्केट। इट इज जस्ट एनी टाइम जब आप एक मन बना लें कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओन करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है डिपेंड्स ऑन योर एज प्रोफाइल, बट बीइंग देयर दैट इज द ओनली मंत्र। मैं ना आपसे इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपके हजारों इंटरव्यू मैंने कर डाले हैं। मुझे एक चीज़ जो हर बार मैं सोचता हूँ कि कभी मैं भसीन साहब से सीखूंगा, और आज मुझे मौका मिला तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप इतना कि नहीं, मतलब गिरते हुए बाजार में जब 10,000 निफ्टी होगा तो सब बोलेंगे 8,000 हो जाएगा, 8,000 होगा तो सब 6,000 बोलेंगे, और 12,000 होगा तो सब 14,000 बोलेंगे, राइट? भीड़ तो यही करती है। 10,000 की निफ्टी में आप नहीं सोचते कि 8,000 या 9,000 हो जाएगा, आप 12,000 सोचते हो। ये कॉन्फिडेंस कब, कैसे और कहाँ से आता है? सो देखिए अनिल जी, पहली बात तो मैं कॉन्फिडेंट आदमी और पॉजिटिव आदमी हूँ। आपको पता है ये तो जिंदगी में भी उतार चढ़ाव है, और हम इसको किससे चेष्टा करते हैं? अपने मन से जी। मन और मस्तिष्क। तो मन और चंद्रमा और मस्तिष्क और माँ, ये हमारी सांस है। अगर आप किसी भी दिन शेयर बाजार से धोखा खा गए या मंदे हो या निराश है, आपकी मदर सबसे पहले जान जाएगी। ये मेरे को उन्होंने बहुत पहले कहा था कि बेटा वही करना है जो जिससे मन में चिंता ना आए, और उनके कारण से कि उनको ना चिंता है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि इस शेयर बाजार में रहना है तो उनके आशीर्वाद से और पॉजिटिव ही रहना है, चाहे लोगों का वेल्थ क्रिएट करे। अपने लिए तो आप जो कर लिए, देखिए आई एम एट एन एज जहाँ मुझे उसकी भगवान की मेहर, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे तजुर्बे से लोग सीखे और समझे कि मंदी का कारण अगर आता है तो वो आपके लिए लेने का अपॉर्चुनिटी है। साथ में यू नो एज अ बेंट ऑफ माइंड वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। इंडिया की डेमोग्राफिक्स पे आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते, बिकॉज डिस्पाइट सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स। आप देखिए कहाँ है बाजार। 2 साल पहले जो आपको दिख नहीं रहा था वो आज आपके सामने रियलिटी है, और अब वो ग्रीन शूट एंड सो ऑन। सो देयर इज नो फाइन टाइम, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन फियर होता है तब इस तरह का डर होता है कि आज लेकर कल, आज नहीं लेकर कल लिया तो सस्ता मिलेगा, और ज्यादातर वक्त लोग जो इंतजार करते हैं वो सही भी पड़ते हैं कि हर दूसरे दिन भाव गिरते हुए नजर आते हैं। जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्या उस समय हिम्मत की जा सकती है? करें तो कैसे करें? बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए सैटरडे को क्या हुआ था, एक एकदम हॉरर शो हुआ था कि डाउ वीक था, एलटीसीजी नहीं आया और मार्केट क्रैश कर गई। अब अगर आप सोचते कि ये 11,500 600 जो भी है उसके बाद ये, तो आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। 3 दिन में रिबाउंड आ गया। उसी तरह से मैं कहता हूँ फियर कम्स बिकॉज ऑफ अ इवेंट, और उस इवेंट में भाव आपको साथ मिलते हैं। नहीं तो क्यों आपको रिलायंस सस्ता मिलेगा? कोई ना कोई कारण होएगा, लेकिन दैट कारण इज टेम्पररी। प्राइसेस आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ अ फियर फैक्टर या सप्लाई एंड डिमांड, और किसी को फियर को आपको लेना चेष्टा करनी चाहिए, तभी आप कमाएंगे। तो देर इज नेवर अ फाइन टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग। और अनिल जी, मैं इन 30 साल में गुजर चुका हूं इस तरह के, मैंने 3 तो सर्किट्स देख चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या फियर है और क्या ग्रीड है, और इस कारण से हम बाजार को थोड़ा बेटर एनालाइज कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बड़ा लेसन ये कि आपको 30 साल मार्केट में बिताकर सीखने की जरूरत नहीं, 3 सर्किट देखकर सीखने की जरूरत नहीं, बसिन साहब के अनुभव से सीखिए। बसिन साहब, एक और सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप है ना कभी स्टॉक्स पर बात करने से परहेज नहीं करते। आमतौर पर बाजार के जितने बड़े गुरु हो गए, हम स्टॉक्स पर बात नहीं करेंगे, राइटली सो, उनके अपने कंप्लायंस इशू होते हैं, आपके भी होते होंगे, लेकिन आप दिल से बोलते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने स्टॉक रिकमेंड किया, स्टॉक 30, 40, 50% नीचे हो जाता है, हुआ ऐसा कभी? अरे बहुत बारी होता है सर। हमारी रोज रात को नींद जाती है, क्योंकि 1000 विनर्स नहीं याद रखते, वो 10 गंदे शेयर। Exactly. और वो है सर, हम अपने आप को
है। वी आर वेरी हम्बली सेइंग वी आर रॉन्ग, लेकिन दैट इज अ मार्केट। तो अब मैं वही जानना चाहता हूँ, अगर 30-40% कोई गिर गया स्टॉक, और वो हो सकता है, बड़ी बात नहीं, तब आप उस स्टॉक के बारे में क्या करते हैं? अगर 70-80% गिर गया तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स वो ये गलती करते हैं, या गलती करें या जो भी समझ लें कि लेकर बैठे हैं, ठीक है 100 में लिया था, अब 80 में क्या बेचूं, 60 आ गया तो बिल्कुल ही नहीं बेचूंगा, 20 में तो फिर बिकता ही नहीं है। तो ये जो है ना, खराब शेयर को या गिरते हुए शेयर को रख लेने की जो आदत है, इससे कैसे छुटकारा पाए? बहुत अच्छी बात, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पहली बात, नेवर एवरेज अ लूजिंग स्टॉक। ओके, पहली बात, यू आर पुटिंग इन गुड मनी आफ्टर बैड, ये मैंने प्रिंसिपल सीख लिया। मैं कभी अपनी लॉस, चाहे आपको कंपनी कितनी पसंद आ रही हो, बिल्कुल, अगर उसका भाव मेरे को फॉलिंग नाइफ दिखे और मुझे दिखता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों घट रहा है, तो मेरी पहली, इसका अच्छा, मतलब समझ नहीं आ रहा तो करेक्ट। अगर मुझे पता है कि जेन्युइन है, ब्लू चिप है और कोई कारण से गिर रहा है, तो आई विल डेफिनेटली, बट इफ आई एम ऑन द रॉन्ग फुट, हाँ। और मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं देता, देखो आई एम ऑल्सो, मेरे पे भी इमोशन, लेकिन अगर मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं दे रहा, मैं और खरीदने की चेष्टा नहीं करता। इस कारण से अनिल जी, मैं कहता हूं सबसे अच्छी चीज जो आज हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन आ गया, वो सिप और म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर अनइमोशनल बिकॉज दे आर मैनेजिंग योर मनी, और वो लॉस काटना जानते हैं, उनको इमोशन नहीं है, क्योंकि उनको आपका परफॉर्मेंस देना है। वो चीज बेच सकते हैं, आप और मैं नहीं बेच सकते। इस कारण से द म्यूचुअल फंड रूट और द सिप रूट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर द पैसिव इन्वेस्टर। नहीं, लेकिन सर उसमें एक दिक्कत है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सिप में पैसा लगाएं, 5-15 साल के लिए भूल जाएं, पैसा तो बनता है, ये तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मतलब बहुत घटिया से घटिया इन्वेस्टर हैं तब भी बना लेंगे, लेकिन है ना, उसमें एक तो 2 प्रॉब्लम है। एक तो मज़ा नहीं आता मार्केट में खेलने का, और दूसरा ये कि जो पैसा स्टॉक में डाल के कई कई गुना हो सकता है, म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, एवरेज से बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो जिनको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, और जिनको ये लगता है कि मुझे भी तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि देखिए मैंने खरीदा है, मैंने स्टॉक ढूंढा है, मैंने इसमें बना है, तो ये जो दो इमोशंस है, इनको कैसे कंट्रोल करना है? तो वो इमोशंस तो प्योर एंड सिंपल है। उसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट ठीक पढ़नी है, आपने अपना रोड चेक्स करने हैं, सी व्हाट द प्रोडक्ट। उसके लिए आपको मैं सिंपली बताऊं अनिल जी, मैंने अगर कोई मल्टी बैगर बनाया है, इट हैज बीन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, कोई बैलेंस शीट पढ़ के नहीं बनाया। तो उदाहरण के लिए, अगर आपने पेज इंडस्ट्री 750 रुपए पे मैं था जब मैं डॉइचे बैंक में, और प्लेसमेंट हुई, यही एनालिसिस कर दे कि जॉकी एज अ ब्रांड कितना उसका ब्रांड वैल्यू होएगा। और आज की डेट में आप अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है पर्सनल कंजम्पशन पे आर मच अबव जो आप कभी और मैं कभी कर सकते थे। तो वो बताता है कि जो ब्रांड एक वायबल है या दिखती है, उसके अगेंस्ट तो कोई मुकाबला नहीं है। ऐसी ही आपको मैंने बोला कि सन